हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपका इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड प्लस फॉर अ गाइड। इम्पैक्ट एकेडमी के डिफेंस के इस बैच के लिए हम लोग वोकैब और किसी भी हर एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक 29 सेट हमने डिस्कस कर लिया है। ये 30वां सेट है डिस्कशन का। उम्मीद है कि आप सभी डिस्कशन को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी वर्ड्स आपने सीखे होंगे। लगता है कि एटलीस्ट 800 प्लस या 1000 के आसपास तो हम लोग चले ही गए होंगे। 1000 से ज़्यादा ही हो सकता है, कुछ रिपीट वगैरह को छोड़ दिया तो 1000 के आसपास होगा हमारे पास डिस्कशन के लिए वर्ड्स। इडियम्स हमने डिस्कस कर रखा है। अब चलते हैं, शुरू होते हैं। Proves to be a mere nest. The involvement of teachers in the scheme of education proves to be a mere nest, a false invention, a novel thing, a successful idea, a timely step. A mare's nest. A mare's nest. The involvement of teacher in the scheme of education proves to be a mare's nest. Mare's nest का मतलब क्या? Mare's nest. आपके हिसाब से mare's nest का क्या मतलब है? False invention. बताएं क्या लगता है, या यूजलेस क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? क्या कहेंगे आप लोग? मेयर्स नेस्ट क्या मीनिंग है? false invention, novel thing, successful idea और timely step। हालांकि मुझे लगता है मेयर्स नेस्ट से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कभी, फिर भी मेयर्स नेस्ट का मतलब था यूजलेस, फॉल्स, मिस इंटरप्रिटेशन, जिसका कोई मतलब उपयोगिता ना हो। सेंटेंस ऐसे बने लगा कि लगता है कि नॉवल थिंग हो, सक्सेसफुल आइडिया हो, लेकिन मेयर्स नेस्ट का मतलब था फॉल्स इन्वेंशन, बेकार का, मतलब ऐसा कुछ स्कीम बना देना जो बिल्कुल बेकार का हो। तो क्या हो जाएगा? false invention. Next, I want none of your back chat. None of your back chat. None of your back chat. Impertinent remarks, complaints, trenchant criticism. Trenchant का मतलब होता काफ़ी सख्त। Pleasing remarks, खुश करने वाला। तो back chat का मतलब होता है किसी को मुंह लगे उल्टा जवाब देना। यानी कोई अगर कुछ आपको समझा रहा है, कुछ बेहतर बता रहा है, तो उसको एकदम मुंह लगे उल्टा ढीठता पूर्वक जवाब देना, बेरुखी के साथ जवाब देना। यानी कोई अथॉरिटी में कोई पर्सन पावरफुल है, वो आपको कुछ समझा रहा है और आप उसको ढीठता से, बेरुखी से जवाब दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक चैट। तो इसके हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, इम्पर्टिनेंट रिमार्क्स। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या है? ढीठता पूर्वक, बेशर्मी के साथ किया गया रिमार्क्स कथन। और ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म मतलब तो सख्त आलोचना। तो यह है कि उल्टे जवाब देना, उल्टा रिमार्क्स किसी पर करना, कोई बोल रहा है उसका उल्टा प्रतिक्रिया जवाब देना। वी मस्ट ऑलवेज बेयर इन माइंड दैट ओनली हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। कि हमें हमेशा बेयर इन माइंड, दिमाग में रखना चाहिए कि सिर्फ हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत ही तो सक्सेस, सफलता की तरफ ले जाती है। तो बेयर इन माइंड का मतलब क्या? दिमाग में रखना। दिमाग में रखने का मतलब क्या? अंडरस्टैंड, फॉरगेट, थिंक, क्या? रिमेंबर। दिमाग में रखने का मतलब होता है रिमेंबर, तो इसका होना चाहिए बी, रिमेंबर। पंडित नेहरू was born with a silver spoon in his mouth. Born in a royal family, in a middle class family, born in a family of nationalists, born in a wealthy family. तो born with a silver spoon in his mouth का मतलब काफ़ी अमीर परिवार में फ़ायदा होना, रईस, खानदानी परिवार में। तो इसके हिसाब से क्या देखें? बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली, कि अमीर, समृद्ध, रिच फैमिली में, समृद्ध परिवार में पैदा होना, समृद्ध परिवार में पैदा होना। नेक्स्ट, टू कट माई टीथ ऑन, दांत काटने के। बच्चे को नया नया दांत आता तो क्या दांत काटता रहता है। देयर वॉज जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन, क्या मतलब है? टू ट्राई, टू गेन एक्सपीरियंस, टू शार्पन माई विट्स, अपनी बुद्धि को तेज करना, टू अर्न अ डिसेंट सैलरी, अच्छी खासी सैलरी कमाना। तो बच्चे को जब दांत आता तो कट के देखता रहता है उसको बहुत। तो इसका मतलब कट टीथ ऑन का मतलब हो गया
कि अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करना। क्या मतलब हो गया? अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करनी। बी ऑप्शन होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बावजूद रवि बिलीव्ड इन कीपिंग अप अपीयरेंसेस, कि रवि अपने कीपिंग अप अपीयरेंसेस यानी अपीयरेंस को बनाए रखने में, शोइंग इंडिफरेंस मतलब कोई तटस्थता दिखाना, कोई लेना देना ही नहीं ऐसा दिखाने की कोशिश करता है। मेंटेनिंग आउटवर्ड शो, बाहरी शो को बरकरार रखता है। शोइंग गुड मैनर्स, अच्छा व्यवहार दिखाता रहता है। रिवीलिंग द ट्रूथ, सच्चाई बताता रहता है। तो कीप अप अपीयरेंस का मतलब होता है कि अमीरी का दिखावा करते रहना, यानी बाहर से जो चीज़ दिखाना जरूरी है उसको शो करते रहना। कीप अप अपीयरेंस यानी आपको जैसा अपना बर्ताव, अमीरों का जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार बनाए रखना, यानी हमें ये दिखाते रहना कि हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, हम ठीक ठाक है। तो इसके हिसाब से तो क्या होगा? मेंटेनिंग आउटवर्ड शो, कि बाहर का जो दिखावा होना चाहिए उसको मेंटेन करके रखना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो दूसरे को दिखाना नहीं, उसको साबित नहीं करना, अपना दिखावा, अपना व्यवहार बनाए रखना। इट इज़ एविडेंट, यह बिल्कुल साफ है। एविडेंट का मतलब क्या? स्पष्ट है, साफ है। फ्रॉम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, मिनिस्टर के स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल, कि हेड्स विल रोल मतलब क्या? मुंडी, सिर जो है बदलेगा, रोल घूमेगा, इसका क्या मतलब? और गवर्नमेंट विल चेंज, सरकार बदल जाएगी। ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, कि ट्रांसफर होगा। डिसमिशल विल्स अकर, डिसमिशल होगा। हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट विल हैव टू रिपेंट, कि डिपार्टमेंट के जो हेड है उसको पछताना पड़ेगा। तो भाई क्या मीनिंग होगा? तो इसका मीनिंग होगा डिसमिशल, कि हेड्स विल मतलब सर्विस से बाहर करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। डिसमिशल होगा, क्या होगा? डिसमिशल होगा। तो क्या होना चाहिए था? सी, कि बाहर निकाल दिया जाएगा नौकरी से लोगों को। He has such a nature that he must have a finger in every pie, यानी उसका ऐसा नेचर है कि वो हर चीज़, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, डू थिंग्स विथ हिज ऑन हैंड, कि अपने ही हाथों से काम करता है। हेल्प एवरीवन इन नीड, सबकी ज़रूरत में मदद करता है, जो भी आता है उसकी ज़रूरत में मदद करता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मिडिल इन एवरी अफेयर। इसका क्या मतलब? कि हर बात में क्या करता है? टांग अड़ा देता है, हर बात में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। क्या मतलब इसका? तो इसका मतलब है कि आप हर चीज़ में, तो जो आपको मौका मिलता है, जो चीज़ आपको मिलती है, मिडिल इन एवरी, डोमिनेट एवरीबॉडी एल्स, हर इंसान को आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हैव फिंगर इन एवरी पाई का मतलब कि जो मिल जाए, जो काम मिल जाए, सब में टांग अड़ा देता है, सब में हाथ डाल देता है। तो इसके हिसाब से देखें तो मेरे क्या हो जाएगा? मेडल इन एवरी अफेयर, की हर चीज़ में क्या करता है? दखलंदाजी कर देता है, हर चीज़ में हाथ लगा देता है, हर चीज़ में दखलंदाजी करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ही बर्न्ड हिज फिंगर्स बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर्स, कि अपने नेबर्स के मामले में, पड़ोसी के मामले में टांग अड़ा कर उसने अपनी उंगली जला ली। अब इसका क्या मतलब? तो बर्न्स वन फिंगर या बर्न्स वन बोर्ड का मतलब गॉट रिब्यूक्ड, डांट सुनना। गॉट हिमसेल्फ इंसल्टेड, अपमान करवाना अपना। बर्न हिमसेल्फ, अपने आप को जला लेना। गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, अपने आप को मुसीबत में डाल लेना। तो बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है अपने आप को मुसीबत में डाल लेना, अपने आप को मुसीबत में डाल लेना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, द प्रेजेंट सिलेबस लीव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम फॉर टीचर्स टू बी इनोवेटिव, कि जो प्रेजेंट सिलेबस है टीचर्स के लिए इनोवेटिव होने के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। तो लिट एल्बो रूम, कॉज, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, फ्रीडम। तो लिट एल्बो रूम का मतलब कि आज़ादी, कि मतलब आज़ादी नहीं, टीचर को इनोवेटिव होने के लिए आज़ादी ही नहीं दे रहा। तो क्या होना चाहिए? फ्रीडम। सी होना चाहिए, फ्रीडम। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे पॉलिटिशियंस, की आज के जो अधिकांश पॉलिटिशियंस है, हैव एन एक्स टू ग्रिंड। एक्स टू ग्रिंड इससे पहले भी आया है। प्रोमिसेस टू फुलफिल, हैव प्रॉमिस यानी वादा पूरा करने के लिए होता है। हैव ऑब्स्टिकल्स टू फेस, बाधा फेस करने के लिए होता है। हैव पर्सनल एंड टू सर्व, अपना निजी स्वार्थ होता है। नन ऑफ दिस। तो हैव एन एक्स ग्रिंड का टू ग्रिंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अपना स्वार्थ देखना, अपना हित साधना। तो अपना हित साधना, अपना मतलब निकालना, अपना स्वार्थ देखना। तो क्या हो जाएगा आंसर? हैव पर्सनल एंड टू सर्व, कि अपना मतलब निकालना। सबको अपने अपने मतलब निकालने से मतलब है, सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट होता जा रहा है, किसको अपना फायदा कैसे होगा वो देख रहा है, यानी सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। When the police came, जब पुलिस आए, the thieves took to their heels, तो चोर तो took to their heels, were taken by surprise, आश्चर्य हुआ, took to flight, भाग गया। अनकंडीशनली सरेंडर्ड, बिना किसी सरेंडर के कंडीशन के सरेंडर कर दिया। ओपन डिस्क्रिमिनेट फायर,
मतलब बिना सोचे समझे अंधाधुंध गोलीचां चलाने लग गया, तो क्या होना चाहिए? टेक टू वन सील्स का मतलब होता है, टेक टू वन सील्स का मतलब है भाग जाना। तो क्या होगा? टुक टू फ्लाइट, टुक टू फ्लाइट यानी कि हवाई जहाज ले लिया। टुक टू फ्लाइट का मतलब एकदम उड़नछू हो जाना, 9 से 11 बजना, भाग जाना। टेक टू वन सील, भाग जाना। द sworn enemies have decided to bury the hatchet। sworn enemies का मतलब होता है एकदम कसम खा के जो जानी दुश्मन है, जिगरी मतलब एक दूसरे के जान खून का जो प्यास, उसको कहते हैं sworn enemies। और bury the hatchet को हम नॉट भी कहते हैं बीती ताही बिसार दे, आगे की सोच, यानी पुरानी बातों को भुलाकर आगे की तरफ चलना। इसके हिसाब से देखें टू हेल्प ईच अदर, मदद करना एक दूसरे की, अवॉइड ईच अदर, एक दूसरे को अवॉइड करना, मेक पीस समझौता करना, बिकम पार्टनर्स साथी हो जाना। तो मेक पीस, बरी द हैचेट का मतलब समझौता कर लेना, पुराने वाद विवाद को निकाल देना, खत्म कर देना, छोड़ देना और समझौता कर लेना। पुराने वाद विवाद को छोड़कर समझौता कर लेना। ही इज अ स्ट्रेंज फेलो, बड़ा अजीब आदमी है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ हिम, उससे डील करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, दैट ही हैज़ बी इन हिज बॉनेट, कि बी इन हिज बॉनेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो बक 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 तो बोले जाता है, किसी बात को लेकर एक ही बात को धुन रपेट लाया जाता है, बोले जा रहा, बात किया जा रहा है। अगर इस हिसाब से देखें, एन अचीवमेंट टू प्राउड ऑफ, कि किसी अचीवमेंट का गर्व होना। एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन होना, मतलब हठी होना, जिद्दी होना। टू फेस प्रॉब्लम्स एज ए रिजल्ट ऑफ हिज सेंसलेस एक्शंस, तो अपने बिना सेंसलेस एक्शन के कारण उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना। अनरिलायबल एंड इनकन्सिस्टेंट वे ऑफ बिहेविंग, कि ऐसा इंसान जो इनकन्सिस्टेंट मतलब अस्थिर और अनरिलायबल, मतलब जो भरोसेमंद तरीका ना उसको बोलने का। तो बीन बॉनेट का मतलब होता है एकदम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होते रहना किसी बात को लेकर, बार बार किसी चीज़ को बार बार दोहराते रहना, बार बार बोलते रहना, ऐसा। तो इस हिसाब से देखें तो ये होना चाहिए, एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग, कि कोई चीज़ एक चीज़ पकड़ लेता, उस पर टिका रहता, उसी को बार बार दोहराता रहता, बोलता रहता, तो ऑब्सेशन हो गया किसी एक चीज़ का। नेक्स्ट, the politician was able to sway the mob with his gift of the gap, कि जो पॉलिटिशियन था, राजनीतिक था, sway the mob मतलब जो मॉब है, भीड़ को, उसको अपने हिसाब से चला पाया। गिफ्ट ऑफ गैप क्या होता है? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्लैटरिंग वर्ड्स, एबंडेंस ऑफ प्रोमिसेस, पॉलिटिकल फोरसाइट। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला, बोलने का आर्ट, यानी बोलने की चतुराई। तो इसके हिसाब से हम देखें क्या, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, कि अपनी फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, अपने गिफ्ट ऑफ गैप से, अपने बोलने के तरीके से उसने पूरे भीड़ को क्या किया, अपने हिसाब से चला दिया, अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया, शेप कर लिया। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज एट अ डिस्काउंट। ऑनेस्टी क्या है? डिस्काउंट पे है। वेयर करप्शन इज द रूल, यानी जहाँ करप्शन रूल बन गया है, जहाँ करप्शन ज़्यादा हो गया है, वहाँ ऑनेस्टी क्या है? एट अ डिस्काउंट। मतलब क्या? ऑनेस्टी, ईमानदारी डिस्काउंट पे मिलती है, यानी कम दाम पे मिलती है। तो इसका मतलब क्या? डिस्करेज, हतोत्साहित होता है, रेयर, दुर्लभ होता है, अंडर वैल्यूड, कम कीमत होती है, अननोन, अज्ञाना रहता है। तो जहाँ भ्रष्टाचार नियम कानून बन गया, जहाँ भ्रष्टाचार जीने का तरीका बन गया, वहाँ ऑनेस्टी क्या हो गया? वहाँ ईमानदारी कोई कदर नहीं होगी, तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो अंडर वैल्यूड का मतलब जिसकी महत्व क्या हो? कम हो, जो ना के बराबर जो महत्व रखता हो, तो अंडर वैल्यूड हो गया। अक्षय कैन टर्न हिज हैंड टू एनीथिंग। अक्षय कैन टर्न हिज हैंड टू एनीथिंग, कि अक्षय जो है किसी चीज़ पर रिफ्यूज टू डू, काम करने से मना कर देता है, एडेप्ट हिमसेल्फ टू, योग्य बना लेता है, काबिल बना लेता है, ढालता अपने आप को, टेक एडवांटेज ऑफ, क्या फ़ायदा उठा लेता है, और फाइंड फॉल्ट विथ, कमी निकालता है। तो टर्न हिज हैंड, टर्न हिज हैंड का मतलब किसी चीज़ को सीखने लग जाना, किसी चीज़ को अब किसी चीज़ के हिसाब से अपने आप को ढालने लग जाना, यानी किसी चीज़ में अपने आप को फिट बनाना, किसी चीज़ में आपको अपने आप को फिट बनाने की कोशिश करना। मतलब कोई चीज़ सीखने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है, किसी चीज़ के अनुसार तुरंत ढलने लग जाना। इसके हिसाब देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, द स्पीकर गेव अ वर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। जो पॉलिटिकल कंडीशंस था उसका बर्ड्स आई व्यू दिया। तो बर्ड्स आई व्यू इससे पहले भी पूछ चुका है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब मैंने क्या बता रखा है? सरसरीगा, एक आम दृष्टिकोण, एक सामान्य दृष्टिकोण किसी बात पर डालना। तो इसके हिसाब से डिटेल रिप्रेजेंटेशन, विस्तार से ये तो होगा नहीं, बायस्ड व्यू, पक्षपाती, ये भी नहीं होगा। जनरल व्यू, एक आम व्यू दिया, और एक पर्सनल, एक निजी व्यू दिया।
तो सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें क्या है, जनरल। वर्ड्स आई कि जनरल, एक सामान्य दृष्टिकोण देना, एक सामान्य स्थिति बताना। विहंगम दृष्टि इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, या सरसरी निगाह। हिज बेस्ट जॉक्स, कि उसके जो बेहतरीन जॉक्स थे, फेल फ्लैट, वो भी क्या हो गया, फेल फ्लैट। वर नॉट पेड अटेंशन टू, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। हैड नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं था। बिकेम कंप्लीटली अननर्व्ड, एकदम लोग क्या हो गए, उत्तेजित हो गए लेकर इसको। फेस टोटल फेल्यूर, पूरी तरह से क्या हो गया, फेल्योर हो गया, असफल हो गया। तो फेल फ्लैट का मतलब होता है कोई इफेक्ट ही नहीं डालना, कोई असर, बेअसर होना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, हैड नो इफेक्ट, कोई असर ही नहीं, बेअसर होना। नेक्स्ट क्या, द डिटेक्टिव लिफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ट्रेस द कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, अपराधी। तो जो डिटेक्टिव था कोई कसर नहीं छोड़ा अपराधी को ट्रेस करने, पता लगाने में। डिड वेरी इररिलेवेंट थिंग्स, असंगत चीज़ें किया। यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, सारे अवेलेबल मीन्स का इस्तेमाल किया। टेक नो पेंस, टुक नो, कोई प्रयास ही नहीं किया। रिसोर्टेड टू इलिस्टिमेट प्रैक्टिसेस, कि गैर कानूनी तरीकों का सहारा ले। रिसोर्ट का मतलब क्या है, सहारा ले लेना। तो इसके हिसाब से हम मीनिंग देखें तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब तो अपने तरफ से हर प्रयास करना, हर संभव कोशिश करना, जितना हो सकता है वो सारी। इसे हिंदी में कहते हैं जमीन आसमान एक कर देना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, की जो भी हो सकता था, जितनी भी संभावनाएं थी, सब का इस्तेमाल किया। यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, सारा संभावना, सारी प्रैक्टिस, सारी चीज़ें उसने की जो वो कर सकता था। हैविंग सोल्ड ऑफ हिज फैक्ट्री, जब उसने फैक्ट्री को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। मिस्टर रॉय इज़ नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज, अब जो मिस्टर रॉय वो क्या हो गया, हेल्ड इन हाई स्टीम, कि बहुत सम्मान, अगर फैक्ट्री कोई बेच देगा तो क्या सम्मान में हो जाएगा। रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, ये दोनों सेम हो गया, ए और बी सेम हो गया, यानी ए और बी तो मीनिंग होना ही नहीं है। हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन, कि अब उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं रहा। लिविंग कंफर्टेबली, आराम से रह रहा। तो जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है आम आदमी, ठीक है, कॉमन आदमी, जो बहुत अमीर या बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न हो उसको। तो जब सारा फैक्ट्री आप बेच देंगे तो आम आदमी ही बचे, आपके पास कोई काम ही नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या होना, हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन, कि बिल्कुल सामान्य आदमी बन गया, आम आदमी बन गया, उसके पास अब कुछ काम करने धरने को नहीं रहा। दे सोल्ड देयर हाउस बिकॉज इट वॉज अ रियल वाइट एलिफेंट, उन्होंने अपना घर बेच दिया क्योंकि अब वास्तव में वाइट एलिफेंट था। एन एक्सपेंसिव वन, अ बिग वन, अ यूजलेस वन, अ रेयर फाइंड। तो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है जो महंगा हो और साथ साथ किसी यूज़ का ना हो, किसी काम का ना हो, जो महंगा हो और साथ साथ किसी काम का ना, उसको कहते हैं वाइट एलिफेंट, महंगा भी और किसी काम का भी ना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इसमें तो खाली यूजलेस वन लिखा है, तो इसको नहीं कहते हैं यूजलेस, खाली यूजलेस को नहीं कहते वाइट। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इनएक्सपेंसिव, कि कुछ ज़्यादा ही महंगा था, मतलब जिसको ज़्यादा ही महंगा का मतलब क्या होगा, कि जिसकी ज़रूरत जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा महंगा हो जाना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव वन। नेक्स्ट, आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गूमेंट्स, कि काफ़ी बहस के बाद, ओवर लॉसेस इन पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो काफ़ी लॉस हुआ उसको लेकर काफ़ी बहस हुई। आदित्य पुट हिज कार्ड्स ऑन द टेबल, आदित्य ने अपना कार्ड टेबल पर रख दिया। टू शो राशिद हिज सिंसियरिटी, अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए उसने पुट हिज कार्ड्स ऑन द टेबल। तो पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ है वो सामने ला देना। जैसे कार्ड ऐसे लेकर आप खेलते तो सब कुछ छुपा, सामने वाले को नहीं पता ना आपके पास कौन सा कार्ड, और टेबल पे कार्ड रख देते, इसका मतलब जो भी आपके पास है वो आप सामने आपने रख दिया आपने। तो इसका मतलब क्या, कि ईमानदारी के साथ, बिना किसी सीक्रेट के साथ, बिना किसी राज के साथ सारी बातें शेयर कर देना। इसलिए मैं इधर नहीं खड़ा होता, उधर रहता हूँ, ताकि क्योंकि इधर खड़ा होता तो फिर वर्ड्स छुप जाते हैं इसमें। तो आप आराम से देखो। विथड्रू हिज पार्टनरशिप, रिजर्व हिज राइट, कंसील्ड नथिंग, कुछ भी नहीं सुना है। शॉर्ट पार्डन, माफ़ी चाहिए, पार्डन का मतलब माफ़ी, शॉर्ट का मतलब चाहना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, कंसील्ड नथिंग, कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ सामने ला दिया, कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ सामने ला दिया। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट, कि आपकी तरफ से समझदारी होगा, टू लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, रेसिस्ट द पास्ट, पास्ट को का विरोध कीजिए, इग्नोर द पास्ट, पास्ट को छोड़ दीजिए, रिकलेक्ट ऑफ पास्ट, पास्ट को याद कीजिए, रिवाइव द पास्ट, पास्ट को जिंदा कीजिए। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स का मतलब होता है कि जो बीत गई सो बात गई, यानी जो चीज़ें ख़त्म हो गई, बीत गई, ख़त्म हो गई, जाने दीजिए, बीत गई सो बात गई। तो इसके हिसाब से अगर हम चले तो क्या होगा, इग्नोर द पास्ट, कि पास्ट में जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो इग्नोर द पास्ट। नेक्स्ट,
ही ऑलवेज सेज, वो हमेशा कहता है, दैट ही विल हेल्प बट इवन इट कम्स टू द क्रंच ही डज नथिंग, कि जो हमेशा कहता है कि वो मदद करेगा, बट जैसे ही कम्स टू द क्रंच ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता। तो कम्स टू द क्रंच का मतलब क्या, कि जैसे ही समय आता है, काम का वक्त आता है, तो वो कुछ करता ही नहीं है। तो कन्फ्यूज सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, असमंजस वाली स्थिति। डिसाइसिव का मतलब निर्णायक मोमेंट, डिफिकल्ट टाइम मुश्किल समय, ट्रबलसम मोमेंट मुश्किल समय। तो बी सी डी तो तीनों ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा ही मीनिंग रख रहा है, ट्रबलसम। तो कम्स टू द क्रंच का मतलब एकदम फैसले की घड़ी आ जाना, जब एक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी हो। कम टू द क्रंच का मतलब कि एक ऐसा समय आ जाना जहाँ कोई निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी हो। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो मीनिंग क्या होगा, डिसाइसिव मोमेंट, निर्णायक घड़ी, कि जब एकदम निर्णय लेने की घड़ी आती है, जब निर्णय लेने का समय आता है, निर्णय करने की बेला आती है, तो बेचारा फिर चूक जाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, डिसाइसिव मोमेंट। नेक्स्ट, द बॉय हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम अ स्ट्रीट एक्सीडेंट। हेयर ब्रेथ एस्केप मुझे लगता है हम लोग पहले कर चुके हैं, और हेयर ब्रेथ एस्केप कई बार एग्जाम में पूछा। हेयर ब्रेथ एस्केप, नैरो एस्केप, लक्की, इजी, नैरो, क्विक। तो हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब तो बाल बाल बचना। तो बाल बाल बचना के हिसाब से चले तो क्या हो जाएगा, नैरो। क्या हो जाना चाहिए, नैरो, बाल बाल बचना। डिस्पाइंग बीइंग अंडर डेब्ट, कि कर्ज में रहने के बावजूद भी, कर्ज में रहने, बीइंग अंडर का मतलब क्या, रहने के बावजूद भी, बीइंग मतलब यहाँ रहना, अंडर मतलब क्या, कर्ज में रहने के बाद भी। अमित स्टिल कीप्स अ गुड टेबल, अभी भी अमित क्या करता है, कीप्स अ गुड टेबल। कीप्स अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि का बाहरी दिखावा करता है। इंटरटेन्स हिज गेस्ट सम्चुअसली, अपने गेस्ट को अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। हेल्प हिज फ्रेंड्स विथ मनी, अपने फ्रेंड्स को दोस्त पैसा देता है। हिज लाइवली एंड गिव व्हेन हिज फ्रेंड्स कॉल, जब वो मतलब खुश रहता है, प्रसन्न रहता है जब उसके फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। तो कीप अ गुड टेबल का मतलब लोगों को अच्छा खासा खिलाते रहने हैं, जैसे पहले की तरह खिलाते थे वैसे, यानी अच्छा खाना, कि तो खिलाने पिलाने में कोई परहेज़ नहीं करना, अच्छा भोजन जो गेस्ट है उसको देते रहना। तो उसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, इंटरटेन हिज गेस्ट सम्चुअसली, कि जो उसके गेस्ट आते हैं उसको अच्छा खासा खाना खिलाता रहता है। व्हेन ही टेल्स स्टोरीज, जब वो कहानियाँ कहता है, अबाउट हिमसेल्फ, अपने विषय में, ही इज़ इंक्लाइंड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। इंक्लाइंड मतलब उसका इंटरेस्ट रहता है, इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना। टू ड्रॉ द लॉन्ग बॉन, कि लंबा, मतलब क्या, गेट एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाता है। एग्जैरेट, बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। गेट इमोशनल, भावुक हो जाता है। अंडरस्टेट, किसी बात को कम करके आंकता है। तो ड्रॉ द लॉन्ग बोन, इसका मतलब सबसे लंबा हड्डी खींचना। इसका मतलब क्या है, कि बात को एकदम बढ़ा चढ़ाकर जितना बोल सकता है अपने विषय में बोलता है। तो इसके हिसाब से होता है क्या, एग्जैजरेट। एग्जैजरेट वर्ड जो है कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है, वन वर्ड ऑप्शन में भी आता है, इसको एकदम ध्यान रखना। ईडीएम में तो आता ही है। एग्जैजरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा कर बात है, किसी चीज़ को एकदम बढ़ा चढ़ा कर बोलना। आई एम अफ्रेड ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, कि वह क्या कर रहा है, कैंडल को दोनों तरफ जला रहा है। तो पुटिंग इन सस्टेन्ड एफर्ट, काफ़ी लंबा चौड़ा एफर्ट प्रयास कर रहा है। वर्किंग एट नाइट ऑल्सो, रात में भी काम कर रहा है। वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत कर रहा है। ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जीज, अपने जो एनर्जी है उसको ओवर टैक्स कर रहा है, यानी क्या, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब है कि अपनी जो ताकत है आपकी, अपनी जो क्षमता है आपकी, उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी उसको आवश्यकता से अधिक यूज़ करना। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जीज, कि जितनी आपकी साधन है, जितनी आपकी क्षमता है, उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना। अब मोमबत्ती उसको दोनों तरफ से जलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ से जलता रहेगा तो रोशनी तो उतनी ही होनी है, लेकिन थोड़ा जल्दी समय तक दोनों तरफ से जला देंगे, इसका मतलब क्या है, जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। यानी अपनी एनर्जी को जितना वेस्ट करना, जितना यूज़ करना, सब कर देना, मतलब पूरी एनर्जी खपा देना, पूरी क्या, ज़्यादा ही। ही ऑलवेज लीड्स अदर अप द गार्डन पाथ, हर को क्या कहता है, बगीचे में ले जाता है, बगीचे वाले रास्ते में। इसका मतलब क्या, बेवकूफ़ अदर, दूसरे को बेवकूफ़ बनाता है। एडवाइज अदर्स टू देयर एडवांटेज, कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के फ़ायदे के लिए सलाह देता है। डिसीव अदर्स, दूसरे को धोखा देता है। वरीज अदर, दूसरे को तकलीफ देता है, प्रॉब्लम देता है। तो लीड्स अदर्स ऑफ द गार्डन पाथ का मतलब होता है चीट या डिसीव, यानी धोखा देना। दूसरों को क्या करता रहता है, धोखा देता रहता है। तो इसके हिसाब से ले तो क्या होगा, सी, डिसीव, दूसरे को चीट करना, डिसीव करना, चीट करना या डिसीव करना। द ग्रेट वॉरियर, की जो महान योद्धा था, बाजी प्रभु, हेल्ड द एनिमी एट बे बट वॉज किल्ड इन द एंड। हेल्ड द एनिमी एट बे,
एट बे का मतलब क्या, दूरी बना के रखना। प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम कमिंग टू नियर, दुश्मन को बहुत नज़दीक आने से रोक देना। डिड नॉट अलाउ द एनिमी टू अटैक हिज पोजीशन, कि एनिमी को अपने पोजीशन पे हमला करने नहीं देना। लॉन्च द काउंटर अटैक, काउंटर अटैक मतलब प्रतिक्रिया करना। रिट्रीट इनिशियली, कि वापस आना शुरू में, लेकिन लॉन्च द हैवी अटैक आफ्टर बाद में हमला करना। तो हेल्ड द एनिमी एट बैक बे का मतलब होता है कि अपने दुश्मनों को नज़दीक नहीं आना। जो चीज़ आपके लिए ट्रबलसम है, प्रॉब्लम कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको अपने नज़दीक नहीं आने देना, उसको अपने नज़दीक नहीं आने देना। इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, द प्रिवेंटेड द एनिमी फ्रॉम कमिंग टू नियर, कि अपनी मुसीबत को, आपको तकलीफ देने वाले चीज़ों को नज़दीक आने ही नहीं देना, पास आने ही नहीं देना। द recent film Secular India has tried to keep the pot of Muslim Women's Bill boiling. Keep the pot boiling, इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को जो जैसा चल रहा है उसको चलते रहना। अर्न एनफ सपोर्ट में टी गलती से लिख दिया है, पूरा सपोर्ट प्राप्त करना। फोर्स अथॉरिटीज़ टू रिकन्सिडर, अथॉरिटीज़ को फिर से कंसिडर करने के लिए मजबूर करना। कीप द कंट्रोवर्सी अलाइव, विवाद को जिंदा रखना। तो कीप द पॉट्स बॉइलिंग का मतलब था जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलते रहना, चलते देना, कि अब चलते नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंट्रोवर्सी है या जो विवाद है, जो समस्या है, उसको वैसे जस का तस चलते रहने देना। जो चीज़ समस्या चल रही है उसको चलते रहने देना। तो 22 का सी। इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल पीस लविंग पीपल, हालांकि इन स्पाइट को अलग अलग लिखना चाहिए, एक साथ लिख दिया है, अलग अलग लिखना चाहिए। ऑल पीस लविंग पीपल, कि जितने भी शांति प्रिय लोग हैं, वर्ल्ड पीस इज स्टिल अ फार क्राई, कि फिर भी स्टिल, कि पूरे दुनिया की जो शांति अभी भी फार क्राई है। इसका मतलब क्या, सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में शांति नहीं दिख रही है, शांति आपको मिल नहीं रही है। तो फार क्राई का मतलब क्या हो जाएगा, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियल, एक भाव में आने वाला विचार। ए लॉन्ग वे ऑफ, बहुत दूर। एन इम्प्रैक्टिकेबल आइडिया, अव्यवहारिक आइडिया। आउट ऑफ रिच, आउट ऑफ रिच का मतलब क्या है, पहुंच से बाहर। तो क्या कहें इसको, क्या कहा जाए कि अगर ए फार क्राई को हम कहें तो क्या कहें, क्या कहा जाए? क्या मीनिंग निकालेंगे इसका? फार क्राई, तो फार क्राई का मतलब होता है बेसिकली बहुत दूर की चीज़, जो बहुत दूर क्या हो, जो हमसे बहुत दूर हो। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, अ लॉन्ग वे ऑफ, कि बहुत दूर, फार क्राई यानी जो बहुत दूर की चीज़ लग रहा है, यानी इसको हम कि इतना मेहनत कर रहे, इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी लगता नहीं कि इसको हम लोग पा पाएंगे। तो फार क्राई, बहुत दूर की चीज़। वन शुड बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना चाहिए। टू गेट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इन लाइफ बट शुड नॉट गेट अननर्व्ड बाय देम, कि अननर्व्ड का मतलब क्या, बेचैन होना, एक्साइटेड होना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन बेचैन या परेशान नहीं होना चाहिए। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का सैड एक्सपीरियंस, दुख का अनुभव। अनएक्सपेक्टेड लॉस, अचानक हुई नुकसान। सडन शॉक, अचानक सदमा। डेप्रिशिएशन, कमी। तो बोल्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, कि जो आप उम्मीद नहीं करते हैं वैसा लॉस हो जाना, वैसा हो जाना जो आप उम्मीद ही नहीं कर रहे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड लॉस, यानी बोल्ट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड, इसका आप सोच ही नहीं रहे और वो चीज़ हो जाए तो उसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, लेकिन उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए हमें तैयार होना चाहिए, लेकिन अननर्व्ड नहीं होना चाहिए, बेचैन बेकाबू नहीं होना चाहिए। हमें पता मान के चलना चाहिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हम उम्मीद नहीं कर रहे वैसा हो सकता है, तो लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है। He has reached present position in his job through elbow grease. अब elbow grease का मतलब क्या है, his persistent fighting, उसके लगातार जो फाइटिंग चल रही है उसमें। his good connections, उसके जो अच्छे कनेक्शन उसकी वजह से। flattering his superiors, कि उसके सुपेरियर्स को क्या कर रहा है, फ्लैटिंग कर रहा है। his hard work, कड़ी मेहनत कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो होगा फ्लैटरिंग, ये हार्ड वर्क। एल्बो ग्रीस का मतलब हार्ड वर्क, काफ़ी मेहनत करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना, सख्त मेहनत करना। एल्बो ग्रीस, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना। ही विल विन दिस इलेक्शन हैंड्स डाउन, यानी हाथ नीचे रखकर भी इलेक्शन जीत लेगा। ये तो बहुत आसान सा है। विन इजीली, विन विथ अ बिग मार्जिन, बड़े मार्जिन से जीतेगा। विन विथ अ नैरो मार्जिन, कम मार्जिन से जीतेगा। स्क्रैप थ्रू मतलब क्या, ठीक मतलब बहुत कठिन परिस्थिति से भी जीत के निकल जाएगा। तो विथ हैंड्स डाउन का मतलब आसानी से जीत लेना, बहुत
मुश्किल परिस्थिति को भी बहुत आसानी से जीत लेना। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा विन इजीली, कि आसानी से किसी चीज़ को जीत लेना आसानी से, विथ हैंड्स डाउन। कोई कहना हाथ बांध कर भी हम ऐसा काम कर सकते हैं, बिना देखे भी ऐसा काम कर सकते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन एंड ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट को ऑन एंड ऑफ, तो ऑन एंड ऑफ का मतलब अब क्या होगा कि ऑन एंड ऑफ काम करता रहा है, एट इंटरवल्स रुक रुक कर, कंटिन्यूसली लगातार, रेयरली, एल छूट गया इसमें, रेयरली, पेंसटेकिंगली, बड़ी मेहनत से। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है रुक रुक कर, कभी कभार, कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, तो इसके हिसाब से लेंगे तो क्या, एट इंटरवल्स, रुक रुक कर, ऑफ एंड ऑन। ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विथ अ हाई हैंड, यानी वो ऐसा राजा था जो अपने नागरिकों को, सब्जेक्ट का मतलब क्या, राज्य को, विथ अ हाई हैंड। तो हाई हैंड का मतलब क्या होता है, बड़े ही सख्ती से, बड़े ही निर्ममता से, हृदयहीनता के साथ। तो इसके हिसाब से देखें ऑप्रेसिवली, तो पहला ही ऑप्शन बन गया, सताते हुए, कष्ट देते हुए, तो फिर क्या, फर्स्ट ऑप्शन ही बन गया। नेक्स्ट, दोज हु मेक नो बोन्स अबाउट सच एक्शंस, के ऐसे एक्शंस में जो मेक नो बोन्स फेस अ टफ अपोजिशन, उसको क्या करना पड़ता है, टफ अपोजिशन झेलना पड़ता है। तो मेक नो बोन्स का मतलब क्या होता है कि कोई काम बिना बेहिचक कर देना, यानी कुछ काम में हमें हिचकना भी चाहिए। हर काम अगर आप बेहिचक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ काम को हिचक, इसलिए कहता है कि अगर हर काम में आप बेहिचक करते तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो मेक नो बोन्स का मतलब होता है बेहिचक कोई काम कर देना, बिना सोचे समझे कोई काम कर देना। तो फिर तो इसका सीधा ऑप्शन क्या होगा, सी, डू विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचक, बेहिचक ही कोई काम कर देना, सी। ही गॉट होल्ड ऑफ द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, कि कोई छड़ी है उसके रॉन्ग एंड को पकड़ना, यानी गलत एंड को पकड़ लेना। जैसे ये छड़ी का कलम कहा है तो पकड़ने के लिए इधर से लिखते हैं, इसी को पकड़ के हम चाह रहे हैं लिखने के लिए, हालांकि इधर से भी लिख जाता है, अलग बात है। तो गॉट द रॉन्ग हैंड का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ के गलत दिशा को पकड़ लेना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा, कमिटेड अ ब्लंडर, बड़ी गलती कर दिया, मिसजज अ सिचुएशन, सिचुएशन को गलत होगा, फिक्स रॉन्ग प्रायोरिटीज, गलत प्राथमिकता रख लिया, फेल्ट अनईजी, कि कष्ट में महसूस किया। तो मिसजज अ सिचुएशन, कि किसी सिचुएशन को गलत समझ लेना, यानी गलत बात पकड़ लेना। तो किसी सिचुएशन को ठीक से जज नहीं कर पाना, गलत डायरेक्शन में चले जाना। डिसिप्लिन इज ऑन द वेन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस दिस डेज। तो आपको पता ही डिसिप्लिन क्या घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ऑन द वेन इससे पहले भी आ गया। तो इंक्रीजिंग तो है नहीं, स्प्रेडिंग तो है नहीं, स्पाइरलिंग का मतलब चक्कर खा के वो ऐसा नहीं, तो क्या होगा, डिक्लाइनिंग, घटता जा रहा है, सबको पता है, तो नॉर्मल था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी, इससे पहले भी आ चुका था। ही वॉज एज कूल एज अ ककम्बर। तो ककम्बर जितना होता है, ककड़ी खीरा आपने देखा होगा, गर्मी के समय में लोग बहुत खाते हैं तो ठंडा रहता है। तो एज कूल एज ककम्बर का क्या मतलब, नर्वस उत्तेजित रहता है, फेंटेड बेहोश रहता है, डेड मरा हुआ है, काम एंड कंपोज्ड एकदम शांत और स्थिर। एज कूल एज ककम्बर, एकदम तरबूजे खरबूजे की तरह, खीरे ककड़ी की तरह शांत होना। तो क्या होगा, काम एंड कंपोज्ड, काम एंड composed. Some of us are really in catch-22 situation. catch-22 situation का मतलब होता है कि किसी ऐसी परिस्थिति में होना, किसी ऐसी स्थिति में होना जहाँ दो कंडीशन हो और दोनों के दोनों कंडीशन जो एकदम एक जैसे खतरनाक हो, बुरे हो, यानी दो कंडीशन हो और दोनों बुरे ही हो, खतरनाक ही हो, catch-22 एक जैसा, इसको कहते हैं catch-22 सिचुएशन। जैसे 22 लिख रहे हैं ना, तो 22 क्या, ये चाहे दो चाहिए, तो अगर दोनों है तो एक ही जैसा है। तो इसलिए इसके हिसाब से चलें तो क्या होगा, डेंजरस, कि दो सिचुएशन हो और दोनों खतरनाक ही हो, दोनों में से कोई अच्छा ना हो। जैसे आपने कहा था आगे कुआं पीछे खाई वाला जैसा था, वैसा ही। इलोक्वेंट लेमेंटेशंस, इलोक्वेंट्स का मतलब क्या, शोर शराबे से या बहुत जो फोर्स से हम लोग, लेमेंटेशन मतलब क्या, पश्चाताप। रिगार्डिंग द फेट ऑफ फ्लोरा एंड फोना, कि फ्लोरा यानी वनस्पति और जीवों के विषय में जो हम उसकी किस्मत के विषय में जो चिक चिल्लाकर लेमेंटेशन कर, आर सर्टेन, क्या है कि इससे निश्चित है, टू बी रेंडर्ड अ फार क्राई इन द विल्डरनेस, कि ये कैसा होने वाला है, रेंडर का मतलब साबित होना, प्रूव होना, अ क्राई इन द विल्डरनेस। एक क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अरण्य रोदन। अरण्य रोदन कहने का मतलब होता है किसी जगह पर, ऐसे जगह पर रोना, चीखना, चिल्लाना जहाँ सुनने वाला, समझने वाला कोई ना हो, जो आपकी वहाँ कोई बात सुन ही नहीं रहा, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसको कहते हैं अरण्य रोदन। तो इसके हिसाब से देखिए तो क्राई इन वेन, अनप्रेजेंट सिचुएशन, क्राई विथ अ लाफर, लाफर हैविंग नो एंड। तो पहला ही ऑप्शन हो गया,
क्राई इन वेन, कि बेकार बेफजूल का क्या चीखना चिल्लाना जहाँ सुनने और समझने वाला कोई हो ही नहीं. ही टुक टू हार्ट द डेथ ऑफ हिज वाइफ एज ही वॉज वेरी मच अटैच टू हर, कि वो अपने पत्नी के डेथ को अपने दिल पे ले लिया क्योंकि वो उससे काफ़ी अटैच था, जुड़ा हुआ था. तब इसका मीनिंग क्या बना है? वॉज सॉक्ड, सदमे में आ गया. वॉज र्यून्ड, बर्बाद हो गया. वॉज डीपली अफेक्टेड, कि बहुत गहराई से प्रभावित हुआ. तो टेक टू हार्ट का मतलब है किसी बात को अपने दिल पे ले लेना, और अपने आप में पूरे दिल पे ले लिया इसका मतलब क्या, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हो गए. तो इसके हिसाब से दो ऑप्शन बहुत क्लोज था. एक तो पहला शॉक, और दूसरा क्या है कि डीपली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा उससे क्या है, प्रभावित होना. तो ये ज़्यादा अच्छा. टुक टू हार्ट मतलब किसी से बहुत ज़्यादा, यानी दिल पे ले लेना किसी बात को, किसी से बहुत गहराई से प्रभावित होना. एज आवर आर्मी अटैक, जैसे हमारे आर्मी ने हमला किया, द एनिमी रिट्रीटेड पेल मेल, कि एनिमी ने कैसा रिट्रीट किया, कैसे वहाँ से पेल मेल यानी हरिडली, जल्दबाजी में, इन अ डिसऑर्डरली मैनर, अस्त व्यस्त तरीके से, इन अ हीप, ढेर की तरह, विदाउट द लीस्ट थॉट, बिना कुछ भी सोचे समझे. तो पेल मेल का मतलब था कैओटिक, क्या मिलती होता है, कैओटिक, डिसऑर्डर्ड, अस्त व्यस्त, कि सारी सिचुएशन जो सारी व्यस्त क्या थी, अस्त व्यस्त, कैओटिक था. तो उसके हिसाब से चले तो क्या होगा, इन अ डिसऑर्डरली मैनर, बी हो जाएगा इन अ डिसऑर्डरली मैनर. अस्त व्यस्त, डिसऑर्डरली मैनर, डिसऑर्डरली मैनर, अस्त व्यस्त सारा. इन द ऑर्गेनाइज सोसाइटी ऑफ टुडे, आज का जो व्यवस्थित सोसाइटी है, नो इंडिविजुअल, कोई भी जो इंडिविजुअल है और नेशन राष्ट्र, कैन प्लो अ लॉनली फरो. प्लो अ लॉनली फरो का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग बचपन में सुनते हैं, तबे एकला चले, यानी अकेले कोई काम करना. प्लो का मतलब था हल चलाना, यानी अकेले हल चला रहा है. अब फरो क्या होता है, खेत में जो मेड़ बनाते हैं मिट्टी के ऊंचे, हल के चलने से जो साइन बन जाता है उसको कहते हैं फरो. तो अकेले अकेले हल चलाना. तो क्या कोई अकेले आजकल की दुनिया में रह सकता है? तो रिमेन अनफेक्टेड, प्रभावित ना हो. डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरे की मदद के बिना काम चलना. सर्वाइव इन आइसोलेशन, कि अकेले में जीना. और रिमेन नॉन अलाइंड, किसी से संगठित ना. तो कैन प्लो अ लॉनली हीरो, तो मतलब क्या कि अकेले जो कोई है काम करना. तो इसके डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, कि बिना दूसरे की मदद से करना. इन ऑर्गेनाइज सोसाइटी ऑफ टुडे नो इंडिविजुअल और नेशन कैन प्लो अ लॉनली फॉरो. तो ये क्या है, इसका मतलब अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, ये कहने के तभी एकला चलो वाली बात नहीं चलेगी. कोई भी आइसोलेशन में मतलब दूसरे से कट छट कर सर्वाइव कर जाए तो बेस्ट ऑप्शन यही है. हालांकि मीनिंग सबका लगभग एक जैसा है. बी का भी वही मीनिंग है, डी का भी वही मीनिंग है, सी का भी वही मीनिंग है. मीनिंग सबका एक जैसा है, मतलब बी सी डी तीनों एक जैसा मीनिंग रखता है. तो इसमें से हमें फिर बेस्ट मीनिंग देखना पड़ता है. तो बेस्ट मीनिंग ये है कि अकेले जिंदा रहना, कि कोई कास्ट अकेले आइसोलेशन में सबसे कट के नहीं रह सकता, यही कहना चाह रहा है. इसलिए सी सबसे बेहतर ऑप्शन है. ये भी मीनिंग वही दे रहा है, ये भी मीनिंग वही दे रहा है, तीनों मीनिंग एक ही दे रहा है. लेकिन जब तीन एक जैसा मीनिंग तुमको सबसे बेहतरीन मीनिंग दिखता है, तो सबसे बेहतरीन मीनिंग सी दे रहा है. ही इज अ ग्रेट हैंड एट ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग, यानी पब्लिक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में ही इज अ ग्रेट हैंड, कि ग्रेट हैंड है. वेरी फॉन्ड ऑफ, बहुत शौकीन है, एक्सपर्ट है, निपुण है, कस्टम्ड है, अभ्यस्त है, आदि है, वेल क्वालिफाइड मतलब अच्छी तरह से योग्य है, सुयोग्य है. तो इसका मतलब है एक्सपर्ट. ग्रेट हैंड का मतलब किसी चीज़ में काफ़ी निपुण, बेहतर ढंग से करने वाला कोई काम, तो एक्सपर्ट. बी, लेट अस एडमिट, कि हम लोग यह मान लेते हैं दैट वी कुड नॉट हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन हिज हेड, कि हम उसको कोयले का जो ढेर है उसके सिर पे नहीं ले जाएंगे. यानी अब एस्टेट मतलब उसको क्या करना, तकलीफ देना. इंसाइट हिम टू फाइट, लड़ने के लिए उकसाना. पुट हिम टू सेम, शर्मिंदा में उसको. मेक हिम फील सॉरी, कि उसको दुख का एहसास कराना. तो हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन हिज हेड का मतलब था कोई जो आपके लिए अच्छा करे उसको पश्चाताप दिलाना, उसको ये कि भाई तुमने ठीक नहीं, यानी जो आपके लिए अच्छा कर रहा है उसी को इस बात का एहसास दिलाना कि उसको कि अपने किए पर पछतावा होने लगे. यानी आपके लिए उसने अच्छा किया और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसको पछतावा होने लगता है कि हमने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया ऐसा. यानी किसी के अच्छे करने वाले को पछताने पे मजबूर कर देना. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पिट हिम टू सेम, शर्मिंदा महसूस करना. तो मेक हिम श्योर, कि उसको दुख होने लगा, उसको तकलीफ होने लगी. यानी सी और डी दोनों ऑप्शन अच्छा है. दोनों का मीनिंग वही हुआ जो कहना चाहता है. कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको आप ऐसा कर देना कि उसको शर्मिंदगी महसूस करो, उसको पछतावा होने लगे मैंने ऐसा क्यों किया. तो फिर दोनों में क्या है कि ये ज़्यादा बेहतर कि उसको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया. शर्मिंदा तो होता है कि गलती से भी शर्मिंदा हो सकता है, तो सामने वाले को दुख हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया. यानी सामने वाले ने अच्छा किया और उसको दुख महसूस करने पर, पश्चाताप महसूस करने पर आपने मजबूर कर दिया. तो पश्चाताप है, इसलिए सॉरी ज़्यादा अच्छा है.
कनिका वॉज कॉकश्योर, कि कनिका जो थी एकदम कॉकश्योर थी, दैट सी वॉज एबल टू डू द जॉब एज डिजायर्ड, कि जैसा वो चाहती थी वैसा वो काम को कर सकती थी। इस बात के लिए वो क्या थी? कॉकश्योर। डाउटफुल, संदेहास्पद। नॉट एबल टू इमेजिन, कल्पना नहीं कर सकती थी। लिस्ट वरीड, बिल्कुल चिंतित नहीं। परफेक्टली कॉन्फिडेंट, तो कॉकश्योर का मतलब होता है एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ, जिसको अपने आप पर खूब विश्वास हो, आत्मविश्वास से लबालब। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा? परफेक्टली कॉन्फिडेंट, कॉकश्योर, पक्का, एकदम किसी चीज़ को लेकर एकदम विश्वास में होना, कॉकश्योर। ओह, तो ये 50 आज भी था और लास्ट हमारा आ गया, और 50 के 50 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके। 50 के 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। और जैसा आप सबको मैं हर क्लास के बाद कहता हूँ, कभी भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो इम्पैक्ट एकेडमी का हर एक स्टाफ, हर एक व्यक्ति आपके लिए तैयार है। जब भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हमसे ज़रूर पूछें। इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपको वर्दी में देखने के सपने के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।